हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाशियाकरण का अर्थ एवं शिक्षा में हाशियाकरण। ओके, मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड इन एजुकेशन। तो हम शुरू करते हैं हाशियाकरण के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाशियाकरण होता क्या है, हाशियाकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन। देखिए, हाशियाकरण का अर्थ है किसी को हाशिए या किनारे पर ढकेलना। ऐसे में वह व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता है। ओके, देखिए हाशियाकरण का मतलब क्या है। हाशियाकरण एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी पर्सन को हम इग्नोर कर रहे हैं या उसका आदर नहीं कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ये हाशियाकरण कहलाता है, हाशिया कहलाता है। ठीक है, तो हाशियाकरण का मतलब क्या होता है, किसी को हाशिए या फिर किनारे पर ढकेलना, उसको कोई इंपॉर्टेंस ना देना, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उसको हम कभी भी इग्नोर कर देते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, मतलब किनारे पर ढकेलना। ऐसे में वह व्यक्ति समाज में केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता है। हमारे समाज में दलित लोग इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, समाज के उच्च व धनी वर्ग दलित वर्ग के साथ अस्पृश्यता की भावना रखते हैं। सर्वप्रथम हमें यह जानना जरूरी है कि अस्पृश्यता होता क्या है। ठीक है, तो अस्पृश्यता एक सामाजिक कुरीति है जिसमें समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्यता माना जाता है। देखिए, अस्पृश्यता क्या होता है, ये हमारे समाज की सोच है एक तरह से। ठीक है, जिसमें कुछ वर्ग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, स्पेशली जो दलित वर्ग होते हैं, उन्हें अस्पृश्य माना जाता है। अस्पृश्य मतलब छूने लायक ना होना। ठीक है, तो जो दलित लोग होते थे उनके साथ पहले, बहुत ही पहले क्या, अभी भी कहीं ना कहीं होता है बट अब बहुत कम होता है, पर स्पेशली पहले बहुत ज़्यादा होता था। उन्हें पढ़ने के लिए परमिशन नहीं होती थी, मंदिरों में जाने के लिए परमिशन नहीं होती थी, बहुत सी पाबंदियाँ उनके लिए थी। ठीक है, अस्पृश्य लोगों के साथ पढ़ना, मंदिरों में जाना, सामाजिक सुविधाओं का उपयोग करने आदि पर रोक लगाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है। ओके, आई होप आपको अस्पृश्यता और हाशियाकरण समझ में आया होगा। देखिए, हाशियाकरण क्या है। हाशियाकरण मतलब कि ऐसे वर्ग के लोग या ऐसे लोगों को जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जिनके लिए हमारे मन में कोई आदर नहीं है, वो हाशियाकरण है। ठीक है, अस्पृश्यता क्या है। अस्पृश्यता वो है जो छुआछूत मानते हैं हम लोग, ओके, कि ये इस जात का है या इस वर्ग का है, जिसके कारण ये मंदिर में नहीं जाएगा या इसे पढ़ने की परमिशन नहीं होगी। हम समाज में उसको बहुत नीचे नज़रिए से देखते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, तो ये अस्पृश्यता होता है। तो अस्पृश्यता के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा में हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन। देखिए, शिक्षा में हाशियाकरण से तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारे समाज में दलित उपेक्षित हैं, अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग हाशिए पर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें समाज के उच्च व धनी वर्गों के समान शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इन लोगों के साथ सदियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ये लोग हिंदू समाज से संबंधित तो हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये उच्च व धनी वर्ग द्वारा दिया गया यह डंक झेल रहे हैं। जो धनी वाले लोग हैं, डंक देने वाले हैं, जो डंक मारते हैं, ओके, उनके द्वारा ये एक तरह से डंक दिया गया है। जो दलित लोग हैं, ये लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रहते हैं। अब देखिए, हमें हाशियाकरण में शिक्षा देने की जरूरत क्यों है, शिक्षा में हाशियाकरण क्यों जरूरी है। एक्चुअली जरूरी ये है क्योंकि हमें इक्वालिटी लानी है। हमारे देश में इनइक्वालिटी तो वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, तो कहीं उनके जात पे उनको कंपैरिजन किया जाता है, तो कहीं उनके धर्म को, आर्थिक को लेकर, इन सब चीज़ों को लेके हम कंपेयर करते रहते हैं और उन्हें समाज से पीछे हटा देते हैं और उनके साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। ओके, तो हाशियाकरण में शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि जो वंचित वर्ग के लोग हैं या जो दलित लोग हैं, जो पीछे हट गए हैं, किसी कारण वो समाज में आगे नहीं बढ़ पाए हैं,
उन्हें समाज के बराबर लाना, उन्हें आगे उनका भी विकास करना, ठीक है, अपने देश में इक्वालिटी को अप्लाई करना, ये इसका उद्देश्य है, ताकि यही हमारे शिक्षा का उद्देश्य है। ओके, आगे है तो नेक्स्ट पॉइंट है, समाज में हमें इन्हें आगे बढ़ाने के लिए या समाज में इन्हें आगे लाने के लिए राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने हेतु विशेष प्रावधान व सहायता की जरूरत पड़ती है। अनुसूचित जाति को दलित या निम्न जाति के रूप में एवं कहीं कहीं आदिवासी के रूप में भी जाना जाता है। ये जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति को या फिर हम दलित बोलते हैं, ओके, या फिर इन्हें निम्न जाति बोलते हैं, और कहीं कहीं तो इन्हें आदिवासी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 338 और 338 ए के अंतर्गत वैधानिक निकाय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। देखिए, इनका राष्ट्रीय आयोग इसलिए गठन किया गया है क्योंकि स्पेशली ये जो क्षेत्र के लोग हैं, ये लोग हमारे देश में या हमारे समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ओके, जिसकी वजह से इनका विकास नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की सोच या सामाजिक कुरीतियों के कारण ये पीछे रह जा रहे हैं। तो इन्हें बराबर लाने के लिए, इनका विकास करने के लिए एक यही तरीका है कि जिसके द्वारा हम इनके लिए रूल्स बनाए, एक संविधान तैयार करें, ओके, और स्ट्रिक्ट रूल को अप्लाई करें। उल्लेखनीय है कि शोषण, अन्याय आदि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हितों से संबद्ध क्षेत्रों में इसे समुदाय के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अब देखिए, इनके साथ जो शोषण हो रहे हैं या इनके साथ जो अन्याय हो रहे हैं या इनके लाइफ के अगेंस्ट कोई भी चीज़ें हो रही हैं, जो जैसे कि इनको समाज में लोग एकदम सामने सामने कोई भी निरादर कर दे रहा है, इनका आदर नहीं कर रहा है, या आर्थिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से इन्हें नीचे गिराया जा रहा है, इनका प्रोत्साहन नहीं हो पा रहा है, तो इनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके कारण अगर उनके साथ ऐसा कोई अन्याय होता है तो वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। मानव अधिकार आयोग की एक शाखा में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के स्कूलों के प्राधिकारी हाशिया में रह रहे समाज के बच्चों से भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, अगर मानव अधिकार आयोग की एक शाखा है, ठीक है, मानव अधिकार आयोग की एक ब्रांच है, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भारत के जो स्कूल हैं, उस स्कूल में जो प्राधिकारी हैं या जो शिक्षक हैं वो खुद बच्चों से भेदभाव कर रहे हैं तथा हाशिए पर रह रहे समुदाय के बच्चों को उनकी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो जो टीचर खुद ही हैं या स्कूल के जो प्राधिकारी हैं, वही लोग अगर बच्चों से भेदभाव करेंगे, वो लोग और वहाँ का समुदाय जो है वो बच्चों को शिक्षा का अधिकार से दूर करेगा, उन्हें शिक्षा नहीं देगा, जाहिर सी बात है उनसे बार बार भेदभाव किया जाएगा या फिर उनका निरादर किया जाएगा, इग्नोरेंस किया जाएगा, तो वो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, कुछ टाइम तक जाएंगे, उसके बाद वो कब तक झेलेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे स्कूल जाना बंद कर देंगे, ओके। तो क्या होता है, उनकी शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हैं। भारत में शिक्षा कानून लागू होने के 5 वर्ष बाद 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा की गारंटी दी गई। देखिए, भारत में जैसे ही शिक्षा कानून लागू हुआ उसके 5 वर्ष बाद ही 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की गारंटी दी गई थी और अभी भी चल रही है। इसमें आंकड़ों के अनुसार लगभग हर बच्चे के स्कूल में प्रवेश लेने के बाद भी लगभग आधे बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बगैर ही स्कूल छोड़ देते हैं, ओके, या फिर स्कूल छोड़ने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है, वो कभी भी छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब कि बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी रिजल्ट ये आता है कि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये कोई ना कोई रीज़न होता है जिसके कारण ये स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर स्कूल पूरी तरह से छोड़ने की संभावनाएं बनी रहती है, कभी भी ये लोग स्कूल छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना है। इसमें आंकड़ों के अनुसार लगभग हर बच्चे
के स्कूल में प्रवेश लेने के बाद भी लगभग आधे बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बगैर ही स्कूल छोड़ देने की संभावना बनी रहती है। इसका मुख्य कारण स्कूल प्राधिकारियों द्वारा दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम बच्चों के विरुद्ध किया जा रहा भेदभाव है। अब देखिए बच्चे क्यों स्कूल छोड़ रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें फ्री एजुकेशन मिल रहा है, सारी फैसिलिटी मिल रही है, उसके बावजूद बच्चे क्यों स्कूल छोड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो इसका यही रीज़न है कि बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनके जात को लेके, उनके दलित या आदिवासी, ये इन सब चीज़ों को लेके उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जिसके कारण वो अपने स्कूल को छोड़ने में मजबूर हैं। इससे शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। मानव अधिकार की इस रिपोर्ट की लेखिका जयश्री बजेरिया का कहना है कि हाशिए पर खड़े इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के बजाय जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, वो इन बच्चों को प्रोत्साहन करने के बजाय इनके साथ निरादर करते हैं, इनका दुर्व्यवहार करते हैं। तो इसके कारण बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। भारत में अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून होने के बावजूद भी हाशिए पर रह रहे सदस्य भेदभाव का शिकार होकर उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो हमारे भारत में अस्पृश्यता के लिए कानून तो बन गया, ओके, जो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है, लेकिन इसका कानून बनने के बावजूद भी हमारे देश में आज भी भेदभाव हो रहा है और कई लोग हैं जो इन भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, स्कूल के प्राधिकारी धर्म, जाति, नस्ल तथा लिंग के आधार पर प्राचीन समय से चले आ रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार का समर्थन कर दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों का प्रायः कक्षा में सबसे पीछे या फिर अलग कमरे में बैठने को कह देते हैं। और देखिए हमारे देश में क्या होता है, या प्राचीन समय में क्या चल रहा था, प्राचीन समय में ये चल रहा था कि जो दलित वर्ग के बच्चे होते थे, जो निम्न जाति वर्ग के बच्चे होते थे, उन्हें बाकी बच्चों से हट के बैठाया जाता था, या फिर अलग रूम में बैठा दिया जाता था, या फिर जमीन में बैठा दिया जाता था। ठीक है, और उनको बाकी बच्चों के समान उन्हें आदर या सम्मान नहीं दिया जाता था। उन्हें अपमानजनक नामों का प्रयोग करके बेइज्जत किया जाता था। भोजन भी अंत में परोसा जाता था, जबकि पारस्परिक रूप से विशेषाधिकारी प्राप्त समूहों के बच्चों से ऐसा व्यवहार किया जाता है। शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या अधिक आयु के बच्चे जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, उन्हें उनके आयु के अनुसार परागत करने और मुख्य धारा के स्कूलों की कक्षाओं में लाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे एजुकेशन से हट गए हैं या वो उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाया किसी कारण और उनकी उम्र बड़ी हो गई है, अधिक हो गई है जिस हिसाब से होनी चाहिए उस कक्षा में, तो उनका एडमिशन किस रूप से किया जाएगा, परागत रूप से किया जाएगा। और ये सेतु पाठ्यक्रम के द्वारा शुरू करना है, किंतु राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए प्रयास नहीं किया गया। देखिए सेतु पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए करना तो था, लेकिन राज्य सरकारों ने इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। इसी प्रकार शिक्षा में हाशियाकरण का उदाहरण उन अप्रवासी कामगारों के बच्चों में देखने को मिलता है जिनमें से अधिकांश दलित या आदिवासी समुदाय के होते हैं तथा अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में इधर उधर वो घूमने के कारण उन्हें स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। आगे, प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग का कर्तव्य है कि वह ऐसे बच्चों पर दृष्टि रखे व उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनका स्कूल में प्रवेश कराए। देखिए हर एक राज्य की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, हर एक राज्य में जो शिक्षा विभाग है उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बच्चे जो शिक्षा से परिचित नहीं हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाए या किसी कारण उनकी शिक्षा आधी अधूरी हो गई, या वो बच्चे जो स्कूल में कुछ दिन तक आए उसके बाद वो स्कूल छोड़ दिए, दोबारा वो एडमिशन नहीं करवाए, या उनकी एज वाली प्रॉब्लम है कि वो बड़े हो गए हैं और अभी तक वो पढ़ना नहीं सीखे हैं या पढ़ना शुरू नहीं किया। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस बच्चे का एडमिशन करवाना, ये हर एक राज्य के शिक्षा विभाग का काम है। ठीक है, अतः
हाशियाकरण का ऐतिहासिक प्रारूप अनुभव करने के बाद कहा जा सकता है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। ठीक है, आज भी शिक्षा का स्वरूप जातिगत भेदभावों तथा विषमताओं को दूर करने के बजाय विषमताएं फैला रहा है। ओके, आज भी देखा जाए तो शिक्षा कहीं ना कहीं इन जो दलित लोग हैं या फिर जो निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है, या जो आदिवासी लोग हैं, ये लोग भी, इनके बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से अछूत हो रहे हैं। ठीक है, इनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है, जाति के तरह भेदभाव हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, या फिर कोई ना कोई रीजन लेके उनके साथ आज भी भेदभाव होते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, हाशियाकरण। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।